Hello, good morning, students. We are again with our book number first, that is Rainbow, and its lesson second, a room 10 into 8. कल हमने इसके बारे में पहला भाग पढ़ा हमने उसका। एक बार हम अबाउट द लेसन एंड अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं कि लेसन क्या है। ये के एस दुग्गल इसके राइटर हैं, एक प्रसिद्ध इंडियन राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं, के एस दुग्गल। अबाउट द लेसन एक बार पढ़ लेते हैं अपन। के एस दुग्गल इज ए रिनाउंड इंडियन राइटर who writes in English and Punjabi with equal ease. He writes in these two languages. बहुत अच्छा आसानी से इक्वल ईज के साथ लिखते हैं, बड़ी समान स्पीड के साथ। He is versatile and prolific. As an author, his output is immense and valuable. बहुत अधिक विस्तृत और मूल्यवान चीजें उन्होंने लिखी है। He has penned more than 500 short stories. 500 से अधिक छोटी कहानियां लिखी हैं। 10 novels, 50 short plays, 7 plays besides several works of literary criticism and 2 volumes of verse. Even poetry में भी इनकी गति है। And his autobiography, और स्वयं की आत्मकथा भी इन्होंने लिखी है। देख लीजिए, जो इन्होंने लिखा है वो हम इतना पढ़ भी नहीं सकते जितना इन्होंने लिख करके संसार को दे दिया है। ही इज ए रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। बहुत सारे सम्मानजनक इनको अवार्ड्स मिले हैं, सम्मान मिले हैं, बहुत सारे उपाधियां मिली है। एंड हैज आल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण। पद्म भूषण नाम की उपाधि जो राष्ट्रीय स्तर की होती है, वो सम्मान भी इनको मिला है। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। कल मैं कुछ कह रहा था, सास भी कभी बहू थी, ये बहू भी सास बन जाएगी। दोनों चीजें उसमें है। हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये कि बहू सास बन जाएगी। फिल्म थी सास भी कभी बहू थी, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं रूम 10 into 8, इसके अंदर बहू भी कभी सास बन जाएगी, उसको मालूम नहीं था। तो जनरेशन गैप है ये, दो पीढ़ियों के बीच में जो अंतर होता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को सोचती है कि वो आउटडेटेड है, वो उपयोगी नहीं है, और पुरानी पीढ़ी नई के बारे में सोचती है कि ये बहुत ज्यादा नए हैं, बहुत ज्यादा ओवर हैं, संस्कारहीन हैं, बड़े छोटों का लिहाज नहीं करते, ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, और उनके अंदर जो पुराने संस्कार होने चाहिए वो नहीं है, ऐसे सोचते हैं। तो ये जनरेशन गैप कहलाती है, विच इज एमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट टू अवर सोशल फैब्रिक। और ये जो जनरेशन गैप पड़ रहा है, ये बहुत ही डरावनी एक घटना है, सीरियस घटना है हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लिकेंसी, possessiveness, lack of proper understanding and mutual love and care, इतने सारे विषय, इनकी कमी और पारस्परिक प्रेम की कमी, एंड केयर, बुजुर्गों की परवाह करने की बात, कैन वाइडन दिस गैप, ये सारी चीजें इस जनरेशन गैप को और ज्यादा फैला देगी, और ज्यादा बड़ा कर देगी। द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न, बड़ी गंभीर भावना से, गंभीर विचार से वो अपनी आवाज देते हैं लेखक। किस पर? ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल थ्रेटिंग, जो बढ़ती हुई एक आदत हो रही है, बढ़ती हुई एक हैबिट, टेंडेंसी, विचारधारा, किसके बारे में? ऑफ इल थ्रेटिंग वंस ओन पेरेंट्स, अपने स्वयं के माता पिता के प्रति जो बुरा भाव, इल ट्रीटिंग, बुरा बर्ताव, वंस ओन पेरेंट्स, खुद के माता पिता के प्रति, जिन्होंने अपने को पैदा किया, जिन्होंने अपने को यहाँ तक खड़ा किया, उनके प्रति इल ट्रीटमेंट, बुरा बर्ताव। एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और दादा दादी तो और दूर की बात है, दादा दादी के प्रति तो कोई अटैचमेंट का भाव ही नहीं है। किसके द्वारा हो रहा है? बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी,
जो आधुनिक तथाकथित फैशनेबल सोसाइटी, तथाकथित जो नई सोसाइटी अपने आप को मानती है, उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इट इज ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, विचारोत्पादक, विचार पैदा करने वाली कहानी है। रिटन इन अ सटायरिकल वेन, एक व्यंग्यात्मक तरीके से इसको उन्होंने लिखी है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, वापस चलते हैं। हमने जहाँ छोड़ा था, वो कह रही कि मैं नया बनाऊंगी मकान और पुराने फर्नीचर में से एक टुकड़ा भी वहां नहीं जाने दूंगी, नॉट ए पीस ऑफ इट। ये हमने छोड़ा था। जब मेरा पूरा मकान बन जाएगा, मैं उसमें रहूंगी और मेरा हस्बैंड चाहे कहीं भी चला जाए, फॉरेन, जहाँ उनका ट्रांसफर हो जाए जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहीं रहूंगी। मैं बार बार के ट्रांसफर से परेशान हो गई हूँ और मैं अपने मकान में सारा फर्नीचर नया बनवाऊंगी, न्यू फर्नीचर। कल हमने ये लाइन छोड़ी थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसका सोचना जो ही पूरा हुआ और उसी समय एक बड़ी घटना हो गई। सरकार ने उसके मकान को एक्वायर कर लिया, एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने वो मकान अपने कब्जे में ले लिया, अपने उपयोग के लिए ले लिया सर, गवर्नमेंट ने। मिसेस मलिक दुखी हो गई, क्रोधी हो गई, लेकिन जब उसके पति ने बोला कि नहीं, हमको एक अच्छा किराया मिलेगा इसका, सरकार हमको एक रेंट अच्छा देगी, द रेंट असेस्ड, तो शी क्वाइटन डाउन, एकदम शांत हो गई। ठीक है, चलो इतना पैसा मिल रहा है अपने को, अच्छा पैसा मिल रहा है, क्वाइट हो गई, साइलेंट हो गई। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। मकान बना रही है वो, मकान का ध्यान रख रही है, नुकसान नहीं होने दे रही है। लेबर के पहले वो वहां पहुंच जाती है, छाता लगा करके, बारिश में, गर्मी में हाउस की साइट पर खड़ी रहती है दिन भर, 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक सुपरवाइज करती है। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करती है, निर्माण को देखभाल करती है, वो उसकी उसका सुपरविजन करती है, देखभाल, मार्गदर्शन करती है। शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, उस दौरान अपने जो पड़ोसी हैं, उसके नए पड़ोसी, उनके प्रति भी उसका थोड़ा प्रेम बढ़ जाता है और फ्रेंड बन जाते हैं उसके, वहाँ कुछ मित्र बन जाते हैं, सहेलियां बन जाती है उस कॉलोनी में। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, और वो कई प्रकार से योजनाएं बनाती है कि कैसे मकान को मैं बनाऊंगी, किस प्रकार से मकान को मेंटेन करूंगी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने वो ले लिया है, तो सारी चीज उसको भूल जानी पड़ी। टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए उसको पूरा भूलना पड़ा, क्योंकि अब वहां रहने वाली नहीं थी वो, जब तक गवर्नमेंट उसको फ्री नहीं करती। ओके, सारा नक्शा बदल गया। देन दे वर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली, मकान बन गया, गवर्नमेंट ने ले लिया और फिर उनका ट्रांसफर दिल्ली से हो गया बाहर। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, अब ट्रांसफर से वो दुखी नहीं हुई, अब खुश हो गई। क्यों? शी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब वो मकान के सामने नहीं रहेगी, वो बार बार मकान को देख नहीं पाएगी और उसके कारण उसको रिग्रेट नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा कि मैं वहां रह नहीं पा रही हूँ, दुख नहीं होगा उसको कि मैं उसमें रह नहीं पा रही हूँ। अगर सामने होती और खुद के मकान में गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है तो दुख होता। तो इसलिए शी वुड नो मोर सी हर हाउस एंड रिग्रेट नॉट बीइंग able to live in it, and then thinking of the substantial rent, और सोचते रही कि चलो मैं अच्छा सा किराया मिल रहा है, अच्छा ऊंचा किराया मिल रहा है, तो ये सोच करके शी फील कंसोल्ड, वो अपने आप को राहत महसूस कर रही। चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया उसका, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी। इसके बाद में दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स, कई बरस बाहर बीत गए, दिल्ली नहीं आ पाए वो, कई वर्षों तक उनको बाहर ही बाहर ट्रांसफर पर रहना पड़ा और दिल्ली आने के लिए उनको बहुत समय इंतजार करना पड़ा।
फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। ठीक है, तब तक बाहर ही बाहर भटकते रहे वो लोग, बाहर ही बाहर पोस्ट होते रहे। और जब बाहर रहे थे वो, जिस दौरान, उस दौरान क्या हुआ, इन द मीन वाइल मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। जिस मदर इन लॉ के लिए वो 10x8 का रूम बना रही थी, वो चली गई, डेथ हो गई उसकी, पास्ड अवे। ठीक है, एक सासू चली गई, जिस सास के लिए उसने वो सोच रही थी। और एक और क्या बात हो गई, देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, बेटी की शादी भी कर दी। उनके 2 बच्चे बच्ची थे मिस्टर मिसेस मलिक के, तो उनकी डॉटर की शादी कर दी। In a way, they were lucky that their house had been rented to the government. एक और तरीका ये था, एक और विचार उनका ये था कि चलो गवर्नमेंट ने उनको रेंट किया है, रेंटेड टू द गवर्नमेंट, सरकारी किराए पर है, सरकार के पास है मकान। ये प्रश्न आ सकता है कि वो क्यों खुश थी। वो लकी थी कि उसका मकान गवर्नमेंट ने रेंट पर रखा है, प्राइवेट नहीं, किसी निजी आदमी को किराया नहीं दिया है हमने। ये क्वेश्चन का पार्ट है, गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक। प्राइवेट टेनेंट्स, निजी किराएदार जो होते हैं, वो सोचती है कि वो एक सरदर्द होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं, बार बार कंप्लेंट्स करते हैं और डिमांड्स करते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स। उनकी शिकायतों की कोई एंड नहीं होती, समाप्ति नहीं होती, और डिमांड्स की समाप्ति नहीं होती। शिकायत करते हैं, मैडम पानी गिर रहा है, मैडम लाइटें नहीं रहती, मैडम फर्श खराब हो रही है, मैडम पुताई करा दो, कलर खराब हो गया, और डिमांड करते रहते हैं वो लोग। तो सरकारी ऑफिस है, ठीक है, सरकार ने उसको कब्जा कर लिया, तो कोई देखने वाला नहीं, ऑफिस है केवल वो तो। निजी किराएदार होते ज्यादा नखरे करते हैं। तो वो खुश थी एक तरह से कि उनका मकान गवर्नमेंट ने किराया ले लिया था। ये भी बीच में क्वेश्चन बन सकता है। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। एक और भी फैसिलिटी होती कि सरकारी है तो सरकार तो जमा करा देगी हर महीने, सरकार को कौन सा जेब से निकालना है। तो वो पेमेंट जो है, मासिक उनका किराया, वो भी पर मंथ रेगुलर मिल जाता उनको, नॉट इरेगुलर, कभी इरेगुलर नहीं होता। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेश्चन्ड बाय द गवर्नमेंट, द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। ये एक फैसिलिटी थी कि उनका जो रेंट है वो रेगुलरली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता, जमा हो जाता, क्रेडिट हो जाता। इस तरह से वो संतोष कर रही थी अपने आप को। अब उनका बेटा कुंवारा था, ओनली देयर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ। बेटे की शादी करनी थी, बेटी की शादी कर दी थी। तो मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। वो चाहता था कि उसका रिटायरमेंट हो जाए, उसके पहले उसकी शादी कर दूं। रादर बी डन बिफोर बी रिटायर्ड। ठीक, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। देयर सन हैड बीन मैरिड, बेटे का भी विवाह हो गया। अब तक उनका मकान उनके हाथों में नहीं था, अब तक वो किराया या बाहर रहते थे। देयर सन हैड बीन मैरिड, मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड, और इस बीच उनका रिटायरमेंट हो गया फ्रॉम सर्विस, बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड। अब तक उनका मकान सरकार ने रिलीज नहीं किया, मुक्त नहीं किया। मिस्टर एंड मिसेस मलिक lived with their son and daughter-in-law in a rented house। अब ध्यान देना, एक नया बैच आ गया है। पहले वाली जो मिसेस मलिक की सास थी वो चली गई, अब मिसेस मलिक जो है ये वाली, ये सास बन गई है। और कौन कौन रहते हैं उसके पास, देयर सन एंड डॉटर इन लॉ। अब वो डॉटर इन लॉ नहीं है जो मकान बनवा रही थी 10x8 का,
जो बता रही थी कि मेरी सास के लिए कमरा 10x8 का रहेगा और उसकी डेथ के बाद में वो स्टोर रूम हो जाएगा। अब वो मिसेस मलिक है और उनके साथ उनका बेटा और उनकी डॉटर इन लॉ भी एक किराए के मकान में रह रहे हैं। अगेन दे आर 4 पर्सन्स इन द फैमिली। बहन की शादी हो गई इस लड़के की। मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक दोनों पति पत्नी हैं। उनका बेटा है और डॉटर इन लॉ आ गई घर में और वो सभी एक किराए के मकान में रह रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। बार बार कार्रवाई करते हैं वो मकान खाली करने के लिए कि हमें अब रिटायर हो गया हूँ तो मेरा मकान मुझे दिया जाए। तो फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, सरकार से वो केस लड़ रहे थे, बार बार एप्लीकेशन दे रहे थे फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, मकान को मुक्त करने के लिए। ये होते होते संघर्ष करते लिखा पढ़ी करते करते क्या हुआ, व्हेन हिज एंड केम, वो अपने मकान में नहीं जा पाया, उसका अंत समय आ गया। ही पास्ड अवे, वो भी चला गया, डेथ हो गई, डाइड, विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे। दिस इज ए क्वेश्चन। The house he got built, both of them, he and his wife, Mr. Malik and Mrs. Malik, got built the house with great effort, great tiring work and tiring attention, but they could not live. He could not live in it. Okay, his wife is there, but he couldn't live in the house even for a single day. And he his life ended during the fight with the government. Alright. Now, within 3 months after his death, the son started the action for releasing the house. Now, within 3 months, the house was de-requestioned. Now, after 3 months, 3 महीने के अंदर वो मकान de-requestion हो गया, रिलीज हो गया, वैकेट कर दिया गवर्नमेंट ने. Okay, now only 3 persons were there. Mrs. Malik's daughter-in-law, Mrs. Malik and the son. Alright? Okay, now 3 persons are there. Mrs. Malik first had become mother-in-law and she is a widow now. New daughter-in-law was now Mrs. Malik. वो छोटी मिसेस मलिक हो गई. तो वो ज्यादा कीन थी, ज्यादा रुचि रखने वाली हो गई अपने मकान में. बहू जिसने मकान नहीं बनाया, मकान इसने बनाया, मिसेस मलिक ने. लेकिन जो डॉटर इन लॉ है, शी वॉज कीनर, मोर इंटरेस्टेड, मोर ईगर, keener than Mrs. Malik to shift to her own house. See the word, shift to her own house. Whose house was this? Now this house has become of the daughter-in-law. So she was interested, keener to shift to her own house. मिसेस मलिक एक तरफ रह गई है, अब उसका हाउस किसका चला गया है? नेक्स्ट जनरेशन के पास. ओके, दिस इज द टाइम. बहू भी सास बन गई. द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, जिस दिन उनको कब्जा मिला हाउस का, पोजेशन, शी हैड इट पेंटेड, तत्काल उसने उसको साफ करवा के, सफेद करवा के पेंट करवाया. सबसे पहले तो कलर खराब हो गया था उसका पूरा. किराए के पीरियड के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने पूरा खराब कर दिया था. और उसको पॉलिश करवाया, सारे दरवाजे वगैरह सारे क्लीन करवाए, पॉलिश करवाए. एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, बहुत फुर्ती के साथ में अपना सामान उसके अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया. किसने करवाना शुरू कर दिया? डॉटर इन लॉ ने. ओके,
द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, उसने भी फर्नीचर के डीलर को ऑर्डर दे दिया टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेस, बहुत सारे फर्नीचर वहां पर ऑर्डर दे दिया उसने, विच ही डिड, जो उसने सप्लाई कर दिए। ऑलराइट, वी स्टॉप इट हियर, we'll continue tomorrow. Till then you read the vocabulary and related questions, जुड़े हुए क्वेश्चंस जो तुमको नजर आए वो उनको लिखें और vocabulary तैयार करें। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।